देख ले अरे चलिए हम लोग इसके पहले जो थे संगम काल को कंप्लीट कर चुके थे। संगम काल हो गया ना। बताओ पायलों की कथा किसको बोलते हैं? पायलों की कथा रंगो पायल की गीत किसको बोला जाता था? लंगो को बोला ना मन को ना। पायलों के गीत किसे कहा जाता था? तुम बोलो रे पायलों के गीत क्या कहते आओ तो असर कहता है जो तुमके लिखने के लिए बोला जा रहा है तुमसे। लिखने वाला बोला जा रहा है तुमसे। ले जाओ उसको ओए लेके जाओ उसको। शिल्पाधिकारम दिमाग से लिखेगा। फिर इसके बाद बताया गया कि ये किसने लिखा है? तो इलांगो ने लिखा है। फिर इसके बाद बताया गया है कि कुआलन और उसकी पत्नी का नाम क्या था? कणगी। और जो डांसर थे उसका नाम क्या था? माधवी। ये प्रेम कहानी होती है इन दोनों के बीच, इन लोगों के बीच, जिसको अच्छी तरीके से बताया गया है पीछे वाले पार्ट में। और इनके एक बेटी होती है जो मरी मैकले, और मरी मैकले बुक भी लिखा जाता है। मरी मैकले बुक जो है कुआलन और इनकी पत्नी कणगी की जो बेटी होती है मरी मैकले, माधवी जो डांसर होती है माधवी, और कोलन एक लड़की होती है मरी मैकले। और मरी मैकले बुक ही लिखा जाता है। और मरी मैकले में चर्चा किया गया है ये प्यार करती थी किससे? उदय कुमार से। तो इसमें चर्चा किया गया है। फिर इसके बाद बताया गया है कि ये लिखा है किसने? मरी मैकले। तो शीतल सत्यनारायण ने लिखा है मरी मैकले। बताया गया था वेनगर किसे कहा जाता था? किसान को वेनगर कहा जाता था। और बताया गया था कि इसमें राजा जो था सारा निर्णय लेता था। राजा जो था सभी निर्णय लेता था। और बताया जाता है कि इसमें पुराना देवता किसको मानते थे ये लोग? मुरुगन देवता को। और मुरुगन देवता की पत्नियां किस जनजाति को बोला जाता है? किस? कुरुबस जनजाति। और मुरुगन देवता की बात की जाए कि हमारा जो हिंदू धर्म है उनको उनमें किसको मानते हैं? तो कार्तिकेय, शिव पार्वती के जो पुत्र है कार्तिकेय, इनको स्कंद कार्तिकेय ऐसे कुछ है ना, उस तरीके से। फिर बताया गया था कि ये जो था हमारा संगम काल, इसमें 3 गो संगम हुआ था। फर्स्ट 4440 साल पहले, फिर उसके बाद 3700 साल पहले, और फिर 1850 साल पहले। पहलका के थे कौन? अगस्त ऋषि। दूसरका के भी अगस्त ऋषि, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है तो तोल्कोपियर आ जाते हैं। और तोल्कोपियर नहीं लिखा है, तोल्कोपियम, जिसको बोलते हैं तमिल व्याकरण। और तीसरका जो होता है नकीरर आते हैं। तीसरका में अध्यक्ष बनते हैं नकीरर। दूसरका जो होता है, पहलका होता है कहाँ पर? मदुरा। तीसरका जो होता है मदुरा। और दूसरका जो होता है कपाटपुरम में। ये कहाँ रख रही है ये? दूसरका कहाँ? कपाटपुरम। दूसरका कपाटपुरम में। ठीक है, याद रखना है। पहलका और दूसरका संगम जो था पूरी तरीके से विलुप्त हो गया था समुद्र में। और ये जो संगम काल चल रहा था इसमें किस जाति को श्रेष्ठ माना गया था? किस जाति को श्रेष्ठ माना गया था इसमें? पानवा प्लाट के वजह। पानवा प्लाट के वजह तो उन्हें थप्पड़ बाजे लगी ना ब्राह्मण को। लेकिन इसमें ब्राह्मण जो थे क्या करते थे? मांस और मदिरा दोनों करते थे। फिर इसके बाद तो ये था हमारा संगम काल के कुछ ट्रिक्स। फिर बताया गया था कि राम कथा तमिल संस्करण में इरामोतारम किसने लिखा है? तो कबंध बतले रहे, दिमाग जानिए का। कम्बन क्या लिखा है? कम्बन। इरामोतार किसने लिखा है? कम्बन।
संगम साहित्य के काव्यों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। लेके जाएगी नहीं रे इसको? हाँ, लेकिन भाग छत पे बैठाओ, जो छत पे जो। संगम साहित्य के काव्यों को कितने वर्गों में बांटा गया था? 2 भागों में। कौन कौन? एगो अकम और एगो पूरम। अकम क्या था? प्रेम प्रसंग को लिखा जाता था किसमें? अकम में। और पूरम में युद्ध के बारे में बताते, पूरा युद्ध हो रहा है, पूरा में बांटा जाता था, लिखा जाता था। बताते रहे कि 3 गो राजवंश था, चोल, चेर, पांडव। संगम काल में तीनों वंश के बारे में पढ़ना है, चोर, चेर, पांडव। चेर जो थे कहाँ थे? केरल में। चेर कहाँ थे? केरल। और वहीं बात की जाए चोल तो कहाँ थे? तमिलनाडु के ऊपरी एरिया, उत्तरी तमिलनाडु। और दक्षिणी एरिया में पांडव। चेर का सिंबल क्या था? तीर धनुष। चेर का क्या था? तीर धनुष। चोल का क्या था? बाघ। और पांडव का क्या था? पांडव जी मछली खाते हैं। और इसमें ठीक है, तो ये था हमारा। फिर उसके बाद बताया गया था कि सबके प्रतापी राजा भी बताया गया था। इसी तरीके से इसको देख लीजिएगा। चेर की बात कीजिए तो सेन गुटवन था, ठीक है। और सबसे शक्तिशाली बताया जाता है कि सबसे शक्तिशाली कौन था? राजवंश। सबसे शक्तिशाली साम्राज्य दक्षिण भारत में चोल, जिसका बाघ सिंबल था। बाघ मतलब बरियार, और बाघ किसका सिंबल था? चोल का। तो ये था हम लोगों का संगम काल। इसी तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा घर पे, ठीक है। बताया गया था एनियर क्या कहलाता था? शिकारी की एक जाति क्या कहलाती थी? एनियर कहलाती थी। मलवर क्या कहलाता था? बताते रही, लूटपाट करके माल रखने वाला। लूटपाट करने वाली जनजाति क्या कहलाती थी? मलवट। और पुलैन क्या होता था? तो ये एक वर्ग होता था जिसमें पशुओं के चमड़े को चरपाई या चटाई बनाने का काम करता था, फुलियान, ठीक है। पार्डर या बिडेलियर क्या होता था? तो लोगों के मनोरंजन करने के लिए जो डांसर होते थे उनको पार्डियर या बिडेलियर कहा जाता था। 2 गो कवयित्री की चर्चा है, मचेलियर और ओवियर। संगम काल में किस पक्षी को शुभ माना जाता था? कौवा को। चलिए, तो ये हम लोगों का खत्म हो गया। अब जो है हम लोग गुप्त साम्राज्य के पास चलेंगे। कौन से? गुप्त राजवंश के बारे में। हो रहा है रे? लाइटवा देखत रहिए सुन। गुप्त राजवंश, गुप्त साम्राज्य, देखिए समझिए यहाँ पर, गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य को समझिए, ये कुषाणों के ही अधीन थे ये गुप्त साम्राज्य। और बोला जाए कि इसकी स्थापना किसने किया था? तो याद कीजिएगा, फर्स्ट हमारा आ जाएगा, इसमें शासक होता है श्रीगुप्त। फर्स्ट कौन सा होता है? श्रीगुप्त। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना पूछेगा कि किसने की, तो क्या बोलना है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद जो सेकंड नंबर पर आता है हमारा घटोत्कच। सेकंड नंबर पर कौन आता है हमारा? घटोत्कच। और इसी घटोत्कच की चर्चा की गई है, एक और बार घटोत्कच की चर्चा की गई है। बृहद्रथ वंश, धार्मिक आधार पर पहला वंश मगध साम्राज्य का बृहद्रथ वंश, जिसमें होता है फर्स्ट बृहद्रथ और उसका पुत्र घटोत्कच। और घटोत्कच को मल्ल युद्ध में मार देते हैं भीम। तो ये सेकंड, वो दूसरा घटोत्कच, ये दूसरा घटोत्कच। श्रीगुप्त के बाद कौन आता है? घटोत्कच। घटोत्कच के बाद हमारा तीसरा का होता है चंद्रगुप्त मौर्य। गुलगधा के चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम मौर्य गुलगधा, मौर्य वंश में आगुल की चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुई? फिर इसके बाद 4 नंबर पर चंद्रगुप्त के बाद आ गया हमारा समुद्रगुप्त। नु समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद 5 नंबर पर आता है हमारा रामगुप्त। क्या आता है? रामगुप्त। 6 नंबर की बात की जाए तब हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। 7 नंबर पर आ जाता है इसका पुत्र कुमारगुप्त।
ठीक है। 8 नंबर पर आ जाता है हमारा स्कंदगुप्त, 8 नंबर पर स्कंदगुप्त। और अब इसके बाद जो राजा है इम्पोर्टेंट नहीं है, तो याद रखिएगा कि 9 नंबर पर हमारा, या सबसे लास्ट में 9 नंबर पर नहीं, लास्ट में पूछेगा कि अंतिम शासक पूछता है, अंतिम शासक, गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक, तो बोलिएगा विष्णुगुप्त। बार बार आपको बोलना है, लिखना है, अपने मन से याद हो जाएगा। फर्स्ट गुप्त साम्राज्य के शासक कौन थे? श्रीगुप्त। फर्स्ट कौन थे? श्रीगुप्त। बोला जाएगा गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। फिर इसके बाद घटोत्कच, फिर इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम। अगर बोल दिया जाएगा कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। ये दोनों अधीन थे, पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं थे, ठीक ना। ये दोनों जो थे पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं थे। स्वतंत्र साम्राज्य की जो स्थापना है कौन करता है? चंद्रगुप्त प्रथम। तो वास्तविक बोला जाएगा कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद कौन आता है हमारा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही भारत को नेपोलियन कहा गया है, ठीक ना, या इसे धरणीबंध कहा गया है। अगर बोलेगा कि सबसे शक्तिशाली गुप्त वंश में कौन हो जाएगा, तो समुद्रगुप्त हो जाएगा, ठीक ना। बोला जाता है कि इसके घोड़ा जो थे तीनों तरफ पानी पीते थे, तीनों तरफ पानी मतलब तीनों समुद्र का पानी पीते थे। जिससे ये भारत का मैप हो गया, तो इस तरफ समुद्र, इस तरफ समुद्र, इस तरफ समुद्र है मैप में। नीचे हिंद महासागर, ये गंगा सागर, अरब सागर ना क्या होता है, हिंद महासागर, और ये जो होता है बंगाल की खाड़ी, ऐसे करके। मतलब ये दक्षिण भारत के इतिहास पढ़ते हैं तो यहाँ पर ये जो था क्या होता था, तीनों तरफ क्या किया था, अपना कब्जा जमाया था। कौन? समुद्रगुप्त। तो बोला जाता है कि तीनों तरफ, तीनों समुद्र का पानी जो था समुद्रगुप्त घोड़ा पीता था। मतलब पूरी तरीक़े से अच्छा, या बोला जाए कि सबसे शक्तिशाली बोला जाएगा शासक गुप्त साम्राज्य के, तो समुद्रगुप्त हो जाएगा, ठीक है। इसको बीणा वाड़ा बजाने का शौक था, ठीक है। फिर इसके बाद संगीत लिखने का शौक था इसको, कृष्ण चरित्रम करके एक बुक भी लिखा है इसने। फिर इसके बाद आता है हमारा रामगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद कौन आता है? रामगुप्त, ठीक है। रामगुप्त की एक वाइफ होती है ध्रुवा देवी। कौन होती है? ध्रुवा देवी। रामगुप्त की वाइफ कौन होती है? ध्रुवा देवी। अब चंद्रगुप्त द्वितीय जो होता है, इससे बोला जाता है कि प्यार कर लेता है, और ध्रुवा देवी यह और चंद्रगुप्त द्वितीय मिलकर जो होते हैं रामगुप्त को खत्म कर देते हैं, और गद्दी संभाल लेता है कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। तो रामगुप्त जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना शासन इसका नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये भी काफ़ी शक्तिशाली होता है। समुद्रगुप्त, इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शक्तिशाली के बोला जाए तो, ठीक है। तो क्या करता है, इसकी बड़ा भाई होता है ये रामगुप्त, और उसकी पत्नी से ये प्यार करके इसको रामगुप्त को क्या कर देता है? मार देता है, ठीक ना। दोनों साजिश रच के मार देते हैं रामगुप्त को। फिर इसके बाद कुमारगुप्त आता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र होता है कौन? हमारा कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुने हैं आप लोग? तो नालंदा विश्वविद्यालय का बोलेगा कि स्थापना किसने किया, तो क्या बोलना है? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया था। फिर इसके बाद आता है हमारा स्कंदगुप्त। और नालंदा विश्वविद्यालय के ढहाने की बात की जाए तो कौन होता है? बख्तियार खिलजी। गुलाम बस में पढ़िएगा आप लोग। स्कंदगुप्त, और फिर इसके बाद हमारा आ जाता है विष्णुगुप्त अंत में। तो श्री विष्णु याद रखिएगा, श्री विष्णु स्टार्टिंग श्री गुप्त से, श्री गुप्त, गुप्त वंश तो गुप्त, गुप्त वंश तो गुप्त, श्री गुप्त। फिर इसके बाद लास्ट बोलेगा विष्णु, ठीक है। शुरू में गुप्त में श्री, लास्ट में विष्णु, ठीक है। समझ में आ रहा है? बार बार बोलना है इसको, बार बार कॉपी पे लिखना है। फर्स्ट चंद्रगुप्त, फर्स्ट जो होता है श्रीगुप्त घटोत्कच, श्रीगुप्त घटोत्कच। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आता है हमारा समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद आता है कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त। और राम जी अच्छे खासे थे, इनको षड्यंत्र नहीं आता था, लेकिन षड्यंत्र रच देता है कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय, और इनकी पत्नी के साथ मिलकर इनको मार देता है। तो फिर इसके बाद कौन बैठता है? चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आ जाता है? इसका बेटा कुमारगुप्त।
इसके बाद आता है स्कंदगुप्त और सबसे लास्ट में आ जाता है हमारा विष्णुगुप्त। हो गया, बार बार इसको बोलना है। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, फिर इसके बाद रामगुप्त, फिर इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर इसके बाद कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त। ठीक है, चलिए अब धीरे धीरे सबके बारे में समझते हैं। जो हमारा श्रीगुप्त होता है ये संस्थापक माना जाता है कि गुप्त वंश के क्या है, ये हमारा संस्थापक। गुप्त वंश के क्या है, ये हमारा संस्थापक। ठीक है, ये कुषाणों के सामंत थे। बताया जाता है ना कि पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं थे श्रीगुप्त और घटोत्कच। असली जो स्वतंत्र करवाता है प्रथम, तो बोला जाएगा वास्तविक संस्थापक गुप्त का चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त मौर्य अलग हो जाएगा मौर्य वंश में। ठीक है, और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बताया जाता है कि ये जो होता है लिच्छवी के राजकुमारी से विवाह करता है, कुमार देवी। चंद्रगुप्त प्रथम किससे विवाह करता है, कुमार देवी से। किससे विवाह करता है, कुमार देवी। ये क्या थी, लिच्छवी की रानी थी। कुमार देवी क्या थी, लिच्छवी की रानी। कुमार देवी से ये क्या करता है, शादी करता है। और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। जो चंद्रगुप्त होता है कौन सा उपाधि, महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि गुप्त वंश में किसने धारण की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत की अगर बोलेगा कि शुरुआत किसने की, जैसे आप लोग पढ़े हैं शक संवत, विक्रम संवत, फिर इसके बाद आ जा रहा है हमारा गुप्त संवत। गुप्त संवत, तो चंद्रगुप्त प्रथम जो होता है गुप्त संवत की भी शुरुआत करता है। अच्छा, इसको थोड़ा मिटाओ तो पहले लाइन से लिखा जाए, इसको ज़्यादा गिजिर गिजिर हो जाए। दूल्हा वाला कुर्सी लूटे लेगा कदर पास डरा में, वो जाता तो वो लूट लेता, वो जाता तो वो लूट लेता। मेरा पैसा लेने के बाद दूल्हा से चुप। चलो आगे देखो, तो महाराजा धीराज की उपाधि जो है कौन धारण करता है, चंद्रगुप्त प्रथम। बोला जाएगा कि इसकी शादी कुमार देवी से हुई। क्या हो गया, करिए तो कब गुड़ बनी, ऐसा नहीं। ठीक बात है, लौका तो ना बोर्ड पे, बोर्ड पे देखो, बोर्ड वाला दिखाई देना चाहिए। मैं दिखाई दूं या ना दूं, एक लाइट पर ज़्यादा लाइट लगी तो आँख खाना हो जाएगी। चलो देखो आगे, तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है ना रे, और तुम आवाज दिखाई देता ना। चलो आगे देखिए, कुमार देवी से शादी करता है। अब बोला जाएगा वास्तविक संस्थापक तो यही था। अब बोला जाएगा गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया, गुप्त संवत। तो गुप्त संवत की शुरुआत जो है इसी ने किया है। किसने, किसने किया है रे, नीचे नहीं बोला जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत जो होता है 319, कभी 320 दे देता है, ठीक ना, 319 320 देता है कि इतना ईस्वी में। ठीक है, ये ईस्वी होता है, 319 320 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, वहीं हम लोग बात किए थे पहले ही शक संवत और एगो विक्रम संवत। विक्रम संवत जो होता है कब कब स्टार्ट होता है, वह 57 ईसा पूर्व से, 57 ईसा पूर्व से विक्रम संवत स्टार्ट होता है, क्योंकि विक्रमादित्य जो थे शकों को हराए थे। फिर इसके बाद होता है कनिष्क स्टार्ट करता है शक संवत, 78 ईस्वी ना, 78 ईस्वी से शक संवत। फिर इसके बाद बोला जाएगा कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया, तो गुप्त संवत की शुरुआत जो है किसने किया है, चंद्रगुप्त प्रथम। बोला जाएगा कि टाइमिंग इसकी कितनी है, तो 319 320 320 बोल देगा या 319 से माना जाता है, ठीक ना, जब राजगद्दी पर बैठा तबे। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग। आगे देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद बताइए कौन हुई, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद हो जाता है हमारा समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन अभी बताइए किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त। सबसे शक्तिशाली अगर बोला जाएगा राजा कौन था, समुद्रगुप्त। तीनों समुद्र का पानी
किसका घोड़ा पीता था? समुद्रगुप्त का है कि अधिक शक्तिशाली था और तीनों तरफ कब्जा किया हुआ था। ठीक है। अब समुद्रगुप्त जो होता है इसने आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को ये पराजित किया था। मतलब आर्यावर्त मतलब ऊपरी वाला भारत के ऊपरा जो ऊपर वाला उत्तरी भारत, वहाँ के 9 गो शासक और 12 गो शासक अपना भिरी के दक्षिण भारत के, ठीक ना, इन सबको क्या किया था, इसने हराया था, पराजित किया था। और इसका बहुत सारा नाम है, तो इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ये बताइए यहाँ भारत क्या बोला जाता है? इसको नेपोलियन बोला जाता है, या अश्वमेघ धरता बोला जाता है, अश्वमेघ करता, अश्वमेघ यज्ञ करवैल रहे, बहुत सारा अश्वमेघ यज्ञ करवाते रहे, अश्वमेघ करता या अश्वमेघ धरता। इसे कविराज भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कविराज। कविराज कवि मतलब कहानी वानी लिखने वाला, पोएट बोलने वाला। ठीक है। विक्रमंक या परम भागवत भी, परम भागवत की भी उपाधि इसको दी जाती है। अब लगले लातबाजी तो उनके लगले पूछा पीछवा से या बोंग निकालो। परम भागवत, परम भागवत की उपाधि धारण किया था इसने, या कविराज भी कहा जाता है इसे। और ये जो था किस भगवान को मानता था? किस भगवान को मानता था? याद रखिए, विष्णु जी। विष्णु जी कहाँ रहते रहे? विष्णु जी कहाँ रहते रहे? समुद्र में। तो समुद्र को किसको मानता था? विष्णु जी को। समुद्र किसको मानता था? विष्णु। ठीक है। समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था, पता नहीं अभी संगीत का प्रेमी था, इसलिए कवि विराज भी से कहा जाता था। और अश्वमेघ धरता और परम भागवत की भी उपाधि समुद्रगुप्त ने ली थी। समुद्रगुप्त को इसलिए बोला जाता है कि संगीत का प्रेमी था, क्योंकि जब इसके समय में सिक्का जो जारी हुआ था, इसके समय में जब सिक्का जारी हुआ था तो सिक्के पर बीणा बजाते हुए दिखा था। ये सिक्के पर बीणा बजाते हुए, और बोलेगा कि सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है, तो बोलिएगा बीणा। ठीक है। सबसे पुराना वाद्य यंत्र वीणा। वहाँ सरस्वती बताती है ना, तो वीणा क्या है? वीणा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो था कौन था? हरिसेन। इसका दरबारी समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो होता है तो हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति बोलेगा कि किसने लिखा है? हरिसेन। इसने एक बुक लिखता है प्रयाग प्रशस्ति। ये आता है क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक ना। क्या बोलिएगा? हरिसेन। हरिसेन जो है बोलेगा कि किस राजा के समकालीन थे या किसके दरबार में थे, तो समुद्रगुप्त के। बोले जाएगा कि हरिसेन की बुक या प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? तो हरिसेन। किसने लिखा है? हरिसेन। इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति बोलता है। ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद इसके उत्तराधिकारी कौन बनता है? समुद्रगुप्त के बाद कौन बनता है? जरा हंसी बढ़ता है। चलो छोड़ी निकालो नीचे से, छोड़ी निकालो नीचे से। चलो खड़ा हो, खड़ा हो। चलो बताओ, इधर आओ। अशोक के लड़का लड़की का नाम बताओ। अशोक के। हाँ चलो हथवा निकालो, हथवा निकालो ना, तो निकालो जल्दी। है मोबाइल मतलब है से काहे का दिरा होता? पीछा से निकल दे के ड्रामा करे खातिर होता है। चलो तुम बोलो। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? उसे निकालो हाथ। क्या करे होता है? दांत चिया खाली बा माइक खुरिए देबो। लूसन नहीं है कि ना तेरे आप सब ये आवत रहा ही करा था, मुँह खुजा था, बस जात रहा घरे।
बताओ अशोक के लड़का लड़की कौन थे? अशोक के कौन था? दोनों कहीं पर गया था? कहाँ गया था? श्रीलंका में। क्या करने गया था श्रीलंका में? अजीब धर्म के प्रचार कर विवाह से एक बार पनामा पलटती है जाके घरवा। महेंद्र और संगमित्रा नहीं बताया गया रे। घरवा देखता है तुम लोग? श्रीलंका में गोरा से बौद्ध धर्म के प्रचार करे कहे कि तेरी होता हो जाए। वहीं बोला जाएगा कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हो जाता है? तो कौन होता है? रामगुप्त, ठीक ना। लेकिन लुसेंट में दिया है चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन थोड़ी समय के लिए कौन आया था? रामगुप्त। तो बताया गया ना कि रामगुप्त की जो वाइफ थी कौन थी? ध्रुवा देवी। और उससे प्यार करता है कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय और रामगुप्त को मार देता है ध्रुवा देवी के साथ, ठीक ना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय भी जो होता है क्या होता है? बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है यहाँ पर। और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में बतौले रहे कौन आया था? चाइना से कोई आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में? फाहियान नहीं बताया गया गधा। फाहियान ना बता रहे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? फाहियान। अशोक के बारे में बात कीजिए तो अशोक के दरबार में कौन आया था? डायनिसियस। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आता है? फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आता है। ये चाइना का था। कहाँ का? घरवा जाके 1 घंटा पढ़े लिसन लिया अभी हैं? रुपया नहीं खे क्या कर जावे इससे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आता है? फाहियान। फाहियान आता है, ठीक है। आगे देखिए इसमें शकों पर विजय प्राप्त करता है कौन? बता रही शक राजवंश बताओ ग्रह जिसमें शक्तिशाली शाह रुद्ररामन। तो शकों पर विजय प्राप्त करता है कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। और उस समय एक सिक्का चलवाता है, ठीक है। शक पर विजय प्राप्त करके क्या करता है? ये सिक्का चलवाता है। और सबसे बताया जाता है कि विक्रमादित्य, वही विक्रमादित्य जिसने विक्रम संवत की शुरुआत की थी शकों पर अटैक करके जीत के, तो ये भी शकों पर जीतता है और एक सिक्का जारी करवाता है और ये भी विक्रमादित्य बन जाता है। जिससे विक्रमादित्य जो थे शकों पर, मतलब शक मतलब पूरा विदेशी आक्रमणकारी था शक, और इसको हरा दिए थे। तब विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। और ये जो होता है ये भी शकों को हराता है। तब ये उपाधि धारण कर लेता है विक्रमादित्य की। बताया जाता है कि विक्रमादित्य जो थे 14 गो राजा जो थे विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। फर्स्ट विक्रमादित्य जो है विक्रम संवत की शुरुआत करता है शकों को हरा के। इसके बाद बताया जाता है कि अंतिम विक्रमादित्य कौन थे? तो हेमू, ठीक ना, हेमू बोला जाता है उसको शॉर्ट फॉर्म में। मुगल साम्राज्य पढ़ब तब ओकरा में बात चली कि अंतिम विक्रमादित्य हो जाएगा हेमू, हेमचंद्र ऐसे कुछ है नाम, ठीक है। और इसमें शक्तिशाली बोला जाएगा तो विक्रमादित्य में हो जाएगा ये कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। बताया गया कि यह उपाधि इससे पहले 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत के शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलब्ध शुरू किया था। 57 ईस्वी में उज्जैन के शासक रहे कौन? विक्रमादित्य। उज्जैन वहीं मध्य प्रदेश में ना उज्जैन। बोला जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि हो जाता है साब। कौन होता है? साब, ठीक है। साब कौन हो जाएगा? साब। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। कौन कौन से? पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी।
अनुसूची के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने थे? 9 गो दरबार कवि थे जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इससे अकबर के पास भी नवरत्न थे। अकबर बीरबल कहानी सुनते हो ना, तो 9 गो अकबर भी रखा था। ठीक है, विद्वानों को सलाह दी जाए कि कैसे कैसे हमें अपना राज चलाना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय भी क्या करता है? 9 गो विद्वान रखता है जिसे नवरत्न कहा जाता है। महाकवि कालिदास इसके अग्रणी थे। तो बोला जाएगा कि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक ना। और कालिदास के बुक बताओ भी रहे बहुत सारा। कौन कौन से? ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्र, रघुवंशम हो जाएगा, ठीक है, और भी बहुत सारा बुक है। कालिदास के अतिरिक्त धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, वेतला भट्ट, घटपकर एवं वररुचि जैसे विद्वान थे। इतना सारा क्या थे? इसके दरबार में विद्वान रहते थे। बताया जाता है कि ये शैव मतलम्बी था, मतलब शैव धर्म को मानता था ये, ठीक ना। शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण करवाया था। बताइए रहे उदयगिरी पहाड़ी को, उदयगिरी पहाड़ी को अभी पीछे बढ़ाया हुआ है। क्या हुआ था उदयगिरी पहाड़ी पर? क्या? राजकोट। भून फाड़ मरद मरद। खारवेल ने जैन धर्म के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर गुफा बनवाया था। ये वाली पाना तो पलटेगा नहीं तो हम लोग के। फिर इसके बाद बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन होता है? तो कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम किसका अधिकारी होता है? चंद्रगुप्त द्वितीय के। दिमाग इधर रखना था, भून फाड़ दो अभी। चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कौन होता है? इसका बेटा कुमारगुप्त प्रथम। और यही जो होता है नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाता है। बताया जाता है कि कुमारगुप्त प्रथम के बाद कौन होता है? स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम के बाद कौन होता है? स्कंदगुप्त। लास्ट में बताइए विष्णुगुप्त नो। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। गिरनार पर्वत पर जो सुदर्शन झील है उसका पुनर्निर्माण करवाता है कौन? स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के बाद वाला, ठीक ना। अंतिम तो विष्णुगुप्त बताइए तो रहे बस। तो हमारा गुप्त साम्राज्य होता है, यहाँ पर शासकों की श्रृंखला समाप्त होती है। शासकों की श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है। फिर से एक बार देख लीजिए अच्छी तरीके से कि गुप्त साम्राज्य के बोलेगा संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। लेकिन ये जो थे कुषाणों के सामंत थे, ये पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं थे। श्रीगुप्त और घटोत्कच पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं थे। अगर बोला जाए कि वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश के कौन थे तो क्या बोलिएगा? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। कैसा धारण किया था? कौन सा उपाधि? महाराजा धीराज की। किससे शादी किया था? तो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से। लिच्छवी की महारानी कुमार देवी से। चंद्रगुप्त प्रथम जो होता है विक्रम संवत शक संवत किसकी शुरुआत करता है? गुप्त संवत की। गुप्त वंश में है तो गुप्त, है ना। विक्रम संवत शक संवत पिछले पढ़ा बड़ा। तो यहाँ पर गुप्त संवत की शुरुआत बोला जाएगा तो 319 ईस्वी में। वहीं बोला जाएगा समुद्रगुप्त। सबसे शक्तिशाली गुप्त वंश में कौन हो जाएगा? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त बताया जाता है कि ये किसका उपासक था? तो विष्णु जी का। बताइए ना, विष्णु जी समुद्र में रहलन तो विष्णु जी के उपासक था कौन? समुद्रगुप्त। इसका 2-3 गो नाम था। अश्वमेघ धर था, कविराज, या बोला जाता था इसको परम भागवत। जैन बौद्ध धर्म में इसको बोला जाता है परम भागवत। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला कौन हो जाएगा? हमारा समुद्रगुप्त। फिर इसके बाद कौन आता है? हमारा रामगुप्त। कौन आता है? रामगुप्त। और इसकी पत्नी होती है ध्रुवा देवी। और इसी के साथ षड्यंत्र करके चंद्रगुप्त द्वितीय जो होता है मार देता है किसको? रामगुप्त को। रामगुप्त काफ़ी कम समय तक शासक बना था। फिर इसके चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आता है कुमारगुप्त। बताइए अभी लाइन बना के। इसका बेटा कौन आता है? कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त जो होता है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जिसको बख्तियार खिलजी ने मार दिया था। इसके बाद आता है हमारा स्कंदगुप्त। कौन आता है? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो होता है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाता है। बस इतना ही याद रखना है। और लास्ट हमारा हो जाता है विष्णुगुप्त। लास्ट कौन हो जाता है? विष्णुगुप्त। याद रखना इतना चीज़ है। रोज रोज पेज पर लिखना है। पेज पर लाटो रोज रोज जाके रोज
एक बार पलटने से युग खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाए। सिर्फ जाकर एक एक पेज पलट कर देखना है, नहीं तो जितना स्टोर बस सब डाउनलोड खत्म हो जाए, अनइंस्टॉल हो जाए। कुछ मेहनत नहीं करना है, पेज सिर्फ उखाड़ना है, देखना है, बता दिया गया है, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। लेकिन 1 घंटा तो टाइम नहीं है तो क्या कर बजाई जाए, रूपनी जिंदगी बकरवावत रह जी। तो गुप्त वंश समाप्त, बार बार कॉपी पे लिखिए। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर बोर्ड पे देख लो, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, विष्णुगुप्त। बार बार बोलना है, याद करना है। अब इसके फैक्ट्स थोड़ा जरूर देख लेना है। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी किसने किया था? गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? चंद्रगुप्त। कविराज की उपाधि किसने धारण किया था? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त सबसे शक्तिशाली बोला जाएगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, कविराज बोला जाएगा समुद्रगुप्त। संगीत प्रेमी कौन था? समुद्रगुप्त। बीणा बजाते हुए शिखा पर कौन दिखा था? समुद्रगुप्त। 9 गो आर्यवर्त वाला, 12 गो दक्षिण भारत के शासक कार्य ले रहे हैं। समुद्रगुप्त के बाद आता है रामगुप्त। रामगुप्त इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी पत्नी होती है ध्रुवा देवी, और ध्रुवा देवी के साथ मिल जाता है कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका ये बड़ा भाई था, छोटा भाई था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त का छोटा भाई होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसके साथ जो रामगुप्त की वाइफ होती है अपनी भाभी के साथ ध्रुवा देवी, इसी के साथ मिलकर मार देता है किसको? रामगुप्त को, और गद्दी पर बैठ जाता है। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शक्तिशाली होता है। समुद्रगुप्त के बाद सबसे शक्तिशाली बोला जाएगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर इसके बाद आता है इसका पुत्र कुमारगुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त। और फिर इसके बाद स्कंदगुप्त, सुदर्शन झील का निर्माण पुनर्निर्माण करवाया था स्कंदगुप्त। और लास्ट में जाता है हमारा विष्णुगुप्त। इन दोनों के बीच स्कंदगुप्त के बाद बहुत सारे आते हैं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना से क्वेश्चन बनता है। अगर समझ में, बार बार जाके रिवाइज कीजिए, कम पढ़िए, इससे जाकर रोज रिवाइज कीजिए रोज। ठीक है, बायोलॉजी के पास चलेगा ना।